नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि मित्रों, हम लोगों ने बिहार पीसीएस को देखते हुए विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने की एक सीरीज़ शुरू की है। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग अपना परफेक्शन आईएएस का मॉडल टेस्ट संख्या 4 सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है उसमें मित्रों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? रेयॉन या कृत्रिम रेशम एक सिंथेटिक फाइबर है। ओके, रेयॉन या कृत्रिम सिंथेटिक फाइबर है। दूसरा, नायलॉन को पौधे या जंतु के कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया जाता है। पैरासूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए बनी रस्सियां रेयॉन की बनी होती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो यदि हम बात करें रेयॉन के बारे में, तो रेयॉन क्या होता है? एक पुनर्जीवित, क्या कहते हैं? पुनर्जीवित होने वाले, क्या? पुनर्जीवित सेल्यूलोज से बना होता है रेयॉन। तो ये क्या है? कृत्रिम रेशम सिंथेटिक फाइबर है। ये बात बिल्कुल सही है। नायलॉन के बारे में यदि हम बात करें, नायलॉन क्या होता है? एक रेशम जैसा थर्मोप्लास्टिक, क्या? रेशम जैसा थर्मोप्लास्टिक होता है जिसे आमतौर पर पेट्रोलियम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? पेट्रोलियम से, जंतु के कच्चे माल के उपयोग करके बिना बनाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तीसरा क्या है? तीसरा, पैरासूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए बनी रस्सियां रेयॉन की बनी होती हैं। तो रॉक क्लाइंबिंग और पैरासूट की जो रस्सियां बनी होती हैं वो मित्रों किसकी बनी होती हैं? ये आपकी नायलॉन की बनी होती हैं, क्योंकि नायलॉन की बनी रस्सियां मजबूत होती हैं। तो ये किसकी बनी होती हैं रस्सियां मित्रों? नायलॉन की बनी होती हैं। तो यदि हम बात करें, ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखते हैं क्या है कथन। पहला है, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से एक है जिसे एक बार ढाले जाने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी ओर नायलॉन थर्मोप्लास्टिक हैं जिन्हें गर्म करके फिर से ढाला जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। मेलामाइन एक बहुमुखी अग्नि प्रतिरोध सामग्री है। मेलामाइन बहुमुखी अग्नि प्रतिरोध सामग्री है। ये भी बात बिल्कुल सही बात है। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो बहुमुखी अग्नि प्रतिरोध होती है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर तीनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नायलॉन में से कौन सा कथन गलत है? पहला, सोडियम एक धातु है जो अपनी तन्यता के लिए जानी जाती है। एल्युमिनियम में कच्चे स्तर का तन्य गुण होता है। सोना अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु है। पोटेशियम धातु इतनी मुलायम होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम कथन गलत ढूंढें तो कौन सा कथन गलत होगा? सोडियम धातु है जो तन्यता के लिए जानी जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है और यही हमारा स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि लचीलापन एक सामग्री की भौतिक संपत्ति है जो बिना टूटे पतले तार और खींचे जाने की क्षमता से जुड़ी होती है। सोडियम एक नर्म धातु है। कैसी धातु है? नर्म धातु है। ठीक है, और इसे खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये विकल्प हमारा पूर्णतः गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, खुरदुरी सतह पर टकराने पर माचिस की तीली को जलाने में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? खुरदुरी सतह पर जलाने पर यदि हम बात करें, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, सफ़ेद फास्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, माचिस की तीली में क्या होता है पहले ये समझ जाएं। तो माचिस की तीली में मित्रों सफ़ेद फास्फोरस होता है। क्या होता है? सफ़ेद फास्फोरस। क्या है मित्रों? सफ़ेद फास्फोरस होता है। दूसरी बात अगर आगे बढ़ें यहीं पर, तो यह अत्यधिक क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों कारण बिल्कुल सही हैं जलने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित करता है? ध्वनि की तीक्ष्णता के बारे में पूछा गया है। कौन निर्धारित करता है?
ध्वनि तरंगों की ऊंचाई, 1 सेकंड के कंपन, ध्वनि तरंगों की दिशा, तरंगों की प्रबलता। यदि हम यहाँ पर बात करें, तीव्रता या पिच ध्वनि की विशेषता होती है और ये आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा गलत है ये बताना। उच्च आवृत्ति ध्वनि के तारतम्य जितनी अधिक होगी, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। तारतम्य जितना कम होगा, ध्वनि ही उतनी ही तीखी होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उच्च आवृत्ति ध्वनि का तारतम्य जितनी अधिक होगी, ये बिल्कुल बात सही है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि की प्रबलता उतनी अधिक होगी, ये भी बात बिल्कुल सही है। तारतम्य जितना कम होगा, ध्वनि उतनी ही तीख छोड़ेगी, नहीं। तारतम्य जितना अधिक होगा, ध्वनि उतनी ही तीखी या तीव्र सुनाई देगी, यानी ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वस्तु में आवेश की उपस्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोप, एंडोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप या कैथोस्कोप। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है मित्रों? इलेक्ट्रोस्कोप है जिसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं, आवेशित नहीं किया जा सकता? तो घर्षण द्वारा आसानी से आप एल्युमिनियम को आवेशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर एकमात्र ऐसी सामग्री है जिन्हें घर्षण के द्वारा चार्ज किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक का पेन, ऊनी, तो जैसे हम लोग छोटे थे बचपन में तो पटरी ऐसे ऊपर कर लेते थे, घर्षण से इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाते थे और तेज़ी से कागज़ चिपकते थे। तो वही चीज़ पर आधारित ये प्रश्न है। तो आप एल्युमिनियम को ऐसा नहीं कर सकते, जबकि ऊनी स्वेटर, आप फूला हुआ गुब्बारा और प्लास्टिक के पेन ये घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस प्रकार का दर्पण बनाने वाली छवि के पार्श्व व्युत्क्रमण के लिए जिम्मेदार होए? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, किसी भी फोकस दूरी का समतल दर्पण व्युत्क्रमण के लिए जिम्मेदार है। उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए 8 सेंटीमीटर पर फोकस पर रखा अवतल दर्पण नहीं। ऋणात्मक फोकस दूरी ये भी नहीं। द्विफोकस शक्ति का उत्तल लेंस ये भी नहीं। तो कौन जिम्मेदार है? किसी भी फोकस दूरी पर रखे समतल दर्पण में, ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व रूप से उल्टे चित्र बनते हैं, ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोडियम और मैग्नीशियम अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। तांबा और कार्बन प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। लोहा और कोबाल्ट लोह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों कथन हमारे क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 11, एक साइकिल सवार एक वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चला रहा था। लगभग 1 घंटे तक साइकिल चलाने के बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में उसका कौन सा कथन चलेगा? कुछ दूरी तय करनी होगी, विस्थापन शून्य होगा, तय की गई दूरी विस्थापन से अधिक होगी, विस्थापन तय की गई दूरी से अधिक होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होता है सही, क्योंकि ये चीज़ गलत है। विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। जरा एक बार इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो कोई ए पॉइंट पर कोई बिंदु है, कोई व्यक्ति है जो चल रहा है, किस पर? ए पॉइंट से। अब ए पॉइंट से वो पहुंचा कहाँ पर? सी पॉइंट पर, बाया बी पॉइंट से। यानी पहली लोकेशन आपकी ए पॉइंट पर थी, फिर वो बी पॉइंट पे पहुंचा और फिर वो सी पॉइंट पे पहुंचा। यदि यहाँ इनके बीच की हम डिस्टेंस कर दें 5 किलोमीटर, ठीक है, और इसकी भी कर दें 5 किलोमीटर, तो होता क्या है? डिस्टेंस में ये से बी गया 5, बी से सी गया 5 और ए गया 5, यानी ए टू सी बी, ए टू ए आया तो आपकी डिस्टेंस हो गई कितनी? डिस्टेंस हो गई 15। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें, तो मित्रों यहाँ से स्टार्ट किया, लौट के यहीं पहुँच गए, तो यहाँ पर विस्थापन होगा 0, क्योंकि विस्थापन में दिशा और परिणाम दोनों जुड़ते हैं।
तो दिशा हमारी क्या है, 0 है, cos 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर परिणाम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो विस्थापन हमेशा शून्य होगा, ये बात गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने द लिटिल बैलेंस ऑफ और ला वलनसिट्टा पुस्तक लिखी? आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, निकोलस कोपरनिकस, नील्स बोर। तो ये पुस्तक मित्रों लिखी है गैलीलियो गैलीली ने। किसने लिखी है, गैलीलियो गैलीली ने। कैरम बोर्ड के खेल में ढेर के सय नीचे स्थित कैरम के सिक्के को तभी हटाया जाता है जब एक तेज गति से चलने वाला स्ट्राइकर उसे मारता है। उपरोक्त कथन में न्यूटन के किस नियम का वर्णन होता है? जड़त्व का, गति का पहला, ए और बी दोनों, या गति का दूसरा? तो यहाँ पर बात करें जड़त्व का नियम और न्यूटन का पहला नियम दोनों एक ही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का सही वर्णन नहीं है? गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना, नाव के पश्च गति जब तक नाविक उसे आगे की ओर दिशा में कूदता है, गेंद के पकड़ते समय खिलाड़ी के हाथ अंदर की ओर चले जाना, उपरोक्त सभी। तो न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में यदि हम बात करें तो गेंद का पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ अंदर की ओर ले जाता है, ये क्या है, ये न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम का सही वर्णन नहीं है। ठीक है, अंदर की ओर नहीं ले जाता, पीछे की ओर ले जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 6 न्यूटन है, पृथ्वी पर भार कितना होगा? पृथ्वी पर यदि हम भार की बात करें तो ये हो जाएगा, चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार से 6 गुना, यानी पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा, 36 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 36 न्यूटन। नेक्स्ट चलते हैं, लैक्टोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? लैक्टोमीटर के बारे में बात करें तो यह न्यूटोनियन द्रव, ब्राउनियन गति, आर्किमिडीज का सिद्धांत या कोश का क्रिया। तो ये मित्रों आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ए बी और सी। तो यहाँ पर मित्रों कौन सा सही है? ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। कुल मिला के 50 वाट का एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में कितने यूनिट ऊर्जा खर्च की जाएगी? तो बल्ब द्वारा एक दिन में की गई अगर हम ऊर्जा की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 50 गुणे 5, ठीक है, एक दिन में गुणे 24, ठीक है, कितना हो जाएगा 24, और बटे कितना कर दें, किलोवाट घंटा, और बटे 1000। एक दिन है तो एक दिन कर दो। तो 25 250 और 1000 का भाग 0.25 यूनिट, कितना हो जाएगा 0.25 यूनिट। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि की प्रबलता या कोमलता निर्धारित करता है? प्रति सेकंड तरंगों की संख्या, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, ध्वनि तरंगों का उच्चतम बिंदु। तो प्रति सेकंड ध्वनि की प्रबलता क्या होती है? ध्वनि का आयाम, डी ऑप्शन। यदि ध्वनि तरंग कम तापमान वाले क्षेत्र से तुलनात्मक रूप से उच्च तापमान वाले क्षेत्र की ओर यात्रा करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर यदि हम कथन के बारे में बात करें तो इसकी गति कम हो जाती है, इसकी गति स्थिर रहती है, इसकी गति बढ़ जाती है, इसकी गति दुगनी हो जाती है। तो इसकी गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरेनियम 235 का विखंडन नाभ के संलयन का उदाहरण है। हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर
यूरेनियम 235 विखंडन नाभिकीय संलयन का उदाहरण है? नहीं, ये नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। किसका है? विखंडन का। हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, यानी दोनों क्या हैं हमारे? गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि में परावर्तित ध्वनि के बीच आवश्यक न्यूनतम समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो आवश्यक समय अंतराल 0.1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का 10वां भाग। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में कार्बन पदार्थों को एरोबिक पाचन द्वारा बायोगैस उत्पादन होता है। बायोमास बायोगैस के थर्मोकेमिकल रूपांतरण गैसीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन, CH4, अक्रिय कार्बन डाइऑक्साइड 2 का मिश्रण है। कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर 2 और 3 कथन सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि किसी पिंड का भार W है और द्रव्यमान m है तो इसका द्रव्यमान बढ़कर 2m हो जाने पर भार क्या होगा? तो यदि हम बात करें वजन दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा वजन? वजन दुगना हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह शरीर के द्रव्यमान के उत्पाद के विपरीत अनुपातिक है। यह शरीर के बीच की दूरी के सीधे अनुपातिक है। ए और बी दोनों, ना ए ना बी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन क्या है हमारे? गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश और ध्वनि तरंगें दोनों निर्वात में यात्रा कर सकती हैं। वायु में प्रकाश ध्वनि तरंगों की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। हवा में प्रकाश ध्वनि दोनों तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्योंकि वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगों की भांति चलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। निम्नलिखित में से कौन से पिंड की जड़ता की माप है? पिंड का प्रारंभिक संवेग, अधिकतम विस्थापन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पिंड की पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पिंड के पदार्थ की मात्रा ऐसा करती है। नेक्स्ट, एक लड़का एक खिलौना गाड़ी को धक्का देता है और गाड़ी लड़के द्वारा लगाए गए बल की दिशा में चलती है। उपरोक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? लड़के ने काम किया है, किया गया कार्य धनात्मक है, कोई काम नहीं हुआ है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें लड़के ने जो काम किया है और किया गया कार्य दोनों धनात्मक हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पॉलिएस्टर कपड़ों पर आसानी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती। टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में उपयोग किया जाता है। रेयॉन पैरासूट बनाने में काम आता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो सही नहीं है। तो यहाँ पर मित्रों पहला ही क्वेश्चन था नाइलॉन काम आता है। क्या आता है? नाइलॉन, यानी यही हमारा गलत है, सी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट, कैल्विनोमीटर का अमीटर में बदलने के लिए निम्नलिखित जोड़ने की आवश्यकता होती है। समानांतर श्रेणी में, ठीक है, कम प्रतिरोध समानांतर में उच्च प्रतिरोध, श्रृंखला कम प्रतिरोध श्रृंखला उच्च प्रतिरोध। तो समानांतर में कम प्रतिरोध में। नेक्स्ट, एक कप के कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि इसे 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए? तो एक कप के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, यानी ऑप्शन सी सही होगा। एक अवतल दर्पण अंतरिक्ष में स्थित है और दूर के तारे से आने वाली प्रकाश किरणें इससे परावर्तित होती हैं। किस प्रकार की छवि बनेगी? तो यहाँ पर यदि छवि के बारे में बात करें तो ये वास्तविक और उल्टा अत्यधिक छोटा बनेगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं, सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्नलिखित में से किस लेंस की प्राथमिकता दी जाएगी? 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस, 4 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस,
20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस या 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो एक उत्तल लेंस छवि को बड़ा बनाता है, लेकिन उच्च फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस से में कम फोकस लंबाई वाला उत्तल लेंस की तुलना में कम आवर्धन होगा। अतः शब्दकोश को पढ़ने के लिए छोटे फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित पदार्थों में अपवर्तनांक का सही घटता क्रम कौन सा है? हीरा, वायु, सेंधा, नमक, वायु, बर्फ, जल, जल, वायु, बर्फ, जल, बर्फ, वायु। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्रम जल, वायु, बर्फ होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि बड़े हुए आभासी चित्र वास्तविक और छोटी बड़े हुए वास्तविक चित्र आभासी और छोटी छवियाँ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बड़ा हुआ वास्तविक चित्र बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1 ओम का सही चित्रण है? 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, 1 कूलाम बटे वोल्ट, 1 एम्पियर बटे वोल्ट। तो यहाँ पर बात करें तो 1 ओम बराबर होता है, ओम बराबर आर बराबर अगर हम बात करें V अपॉन आई होता है। तो 1 ओम अगर निकालना है तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ विद्युत शक्ति का सही वर्णन करता है? विद्युत शक्ति का सही वर्णन करने वाले परिपथ के बारे में अगर हम बात करें तो V × I हमारा सही वर्णन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मात्रा को परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में भी वर्णित किया गया है? त्वरण, वेग, जड़ता, बल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किया गया है जड़ता के द्वारा। नेक्स्ट, न्यूटन के गति नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तीसरे नियम का तात्पर्य कारण प्रभाव संबंध से है। बल हमेशा युग्मों में होता है जो बराबर और विपरीत होता है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो यदि हम उपरोक्त में से कौन से सही हैं देखें तो मित्रों यहाँ पर प्रथम नियम जड़त्व के नियम को कहते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरे नियम का तात्पर्य प्रभाव संबंध से है, बिल्कुल सही है। बल हमेशा युग्म में होता है जो बराबर और विपरीत होता है, ये बात गलत है। किसी भी पिंड का संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती नहीं अनुक्रमानुपाती होती है। यानी हमारी ये दूसरा गलत होगा। तीसरे नियम का तात्पर्य संबंध का नहीं है, जबकि तीसरा बल हमेशा युग्मों में काम करता है बराबर और विपरीत, ये बात बिल्कुल सही है। यानी 1 और 3 सही हैं, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। 40, एक छत्र रक्षक कैच पकड़ने के दौरान चलती हुई गेंद से अपने हाथों को धीरे धीरे खींचता है। ऐसा करने से होता है वेग का कम करने और बदले हुए प्रभाव कम करने के लिए समय अंतराल बढ़ाना, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। ऊंची कूद वाली एथलेटिक स्पर्धा में एथलीटों को या तो गद्दीदार बिस्तर पर या रेत पर गिराया जाता है। क्यों? यह गति के विपरीत परिवर्तन की दर को कम करता है, गिरने के प्रभाव को बढ़ जाता है। ऐसा करने से अधिक प्रभाव पड़ता है, इसे बल पड़ता है। यह गति परिवर्तन की दर को कम करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि तेज़ी से आएंगे तो लग भी सकती है, खिलाड़ी घायल भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पर गद्दी या रेत का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक बच्चा एक खिलौना कार को जमीन के समानांतर खींचता है। बच्चे द्वारा लगाए गए बल की दिशा और कार का विस्थापन समान है, तब कब होगा? तब क्या होगा? अगर समान है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, कोई काम नहीं हुआ, किया गया कार्य द्रव्यमान और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। तो किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एक तीर को धनुष पर लंबाई तक खींचा जाता है। धनुष में संचित ऊर्जा होती है, रबड़, गतिज, स्थितिज या प्रत्यास्थ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो खींचा जाता है तो रबड़ में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा धनुष में। नेक्स्ट है 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक आवृत्ति की ध्वनि को नोट स्वर कहा जाता है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को स्वर टोन कहते हैं। सही विकल्प चुनें। यदि हम यहाँ पर सही विकल्प के बारे में बात करें
तो ये दोनों विकल्प आवृत्ति की ध्वनि को नोट स्वर कहा जाता है। ये बात क्या है? गलत है। एक ही आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, नोट नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण में उत्पन्न ध्वनि को स्वर, टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न समतल दर्पण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है जरा इसे देखते हैं। बनी छवि पासर उल्टी होती है। प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और सीधा बनता है। नेक्स्ट, लकड़ी का कार्क तैरता है जबकि लोहे की कील पानी की सतह पर रखने पर डूब जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। कार्क पर पानी के उत्क्षेपण कार्क के भार से अधिक होती है। लोहे की कील पर पानी उत्क्षेपण कील के भार से अधिक होता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उपरोक्त कथनों में कार्क घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ये बात सही है। कार्क घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा, कील का बिल्कुल सही है। और कार्क पर पानी का उत्क्षेपण कार्क के भार से अधिक होगा, ये भी सही है। लोहे की कील पर पानी का उत्क्षेपण कील के भार से अधिक नहीं होता है, इसीलिए कील डूब जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। छत पर पंखे साइकिल के हब और एक्सेल वाल्व बेयरिंग का उपयोग करते हैं जो उत्पादन करता है रोलिंग घर्षण को। किसे? रोलिंग घर्षण को। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल बराबर 1 वोल्ट प्रति कूलाम, 1 कूलाम बराबर 1 जूल प्रति वोल्ट, और डी, ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। दी गई सामग्री के एक तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के प्रतिरोध 8 ओम है। इसे उसी सामग्री के एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/A4 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 है? तो यदि हम बात करें R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है रो L/A। क्या होता है? रो L/A। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका L अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, प्रतिरोध 8 ओम है। उसी सामग्री के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? यानी प्रतिरोध ज्ञात करना है, रो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो R बराबर रो L/4/2A। तो यहाँ पर देखेंगे तो रो 1/A × 8। ठीक है, तो 8/8 यानी 1 ओम। ऑप्शन क्या सही होगा? 1 ओम। नेक्स्ट, कमरे के तापमान में सेमीकंडक्टर में संयोजकता बैंड आंशिक रूप से खाली है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा है। संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ है। संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है, चालन बैंड पूरी तरह से खाली है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कमरे के ताप पर सेमीकंडक्टर में संयोजकता बैंड आंशिक रूप से खाली है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। उपकरण गैल्वेनोमीटर का उपयोग करके किसके लिए किया जाता है? विद्युत प्रवाह की उपस्थिति का पता लगाएं। चुंबकीय क्षेत्र मापने से विद्युत धारा की दिशा A और C दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा A और C दोनों बातें सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक जनरेटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस में करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानव आँख में एक लेंस होता है
जो अलग अलग दूरियों पर वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकल लंबाई को समायोजित कर सकता है। इस घटना को क्या कहते हैं? डायलिसिस, समस्थिति, अनुकूलन या दूरदर्शिता। तो मित्रों इस स्थिति को कहा जाता है अनुकूलन। क्या कहा जाता है? अनुकूलन। अनुकूलन वह प्रक्रिया होती है जिससे मानव आंख एक स्पष्ट छवि बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल शक्ति में बदल देती है या किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि उसकी दूरी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त घटना किसके कारण होती है? अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। सार्वजनिक परिवहन के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन समृद्ध CNG HCNG के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। HCNG का उपयोग का मुख्य कारण लाभ, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और उत्सर्जन का उन्मूलन है। HCNG CNG की तुलना में ईंधन को अधिक महंगा बनाता है। तो यहाँ पर कौन से कथन सही होंगे? तो मित्रों यहाँ पर आपका जो कथन होगा वो केवल दूसरा सही होगा। कौन सा सही होगा? दूसरा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पश्चदर्श दर्पण उत्तल, ठीक है, सतर्कता दर्पण उत्तल, सर्चलाइट उत्तल, ठीक है, सौर ताप अवतल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पश्चदर्श दर्पण उत्तल, ये बात बिल्कुल सही है। सतर्कता दर्पण उत्तल, ये भी सही है। सर्च लाइट उत्तल नहीं, इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, ये गलत है। और सौर ताप अवतल, तो हमें क्या करना था? कौन सुमेलित नहीं है? तीसरा हमारा सही सुमेलित नहीं होगा। हवाई जहाज़ में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि काला आकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, काला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हवाई जहाज़ में उड़ते समय कोई प्रकीर्णन नहीं होता है, इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन प्रमुख नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन प्रमुख नहीं है। 58 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। दो अंतरिक्ष यात्री अपनी अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने के बाद गुरुत्वाकर्षण मुक्त अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, बीच दूरी तैरते रहेंगे। तो एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, क्या होंगे? एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि F बराबर क्या होता है? G(m1m2)/r²। ठीक है, तो एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। इंद्रधनुष बनता है प्रकीर्णन, अपवर्तन, आंतरिक प्रतिबिंब, फैलाव, केवल प्रतिबिंब विवर्तन और फैलाव से। तो आपका इंद्रधनुष आंतरिक प्रतिबिंब और फैलाव के कारण बनता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? बल न्यूटन, पावर कूलाम, कार्य जूल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एम्पियर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सही सुमेलित नहीं है? पावर कूलाम नहीं होता, वाट, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एम्पियर नहीं होता है, वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। प्रसिद्ध ह्यूजेंस फ्रेस्नेल सिद्धांत किससे संबंधित है? ह्यूजेंस फ्रेस्नेल सिद्धांत प्रकाश की तरंग की प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? प्रकाश की तरंग की प्रकृति से। नेक्स्ट, यदि किसी गैस का दाब स्थिर रहता है तो गैस का आयतन उसके संपूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। उपरोक्त कथन किस सिद्धांत का वर्णन करता है? तो मित्रों उपरोक्त कथन आपके चार्ल्स लॉ का वर्णन करता है। नेक्स्ट, भारी जल के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल सामान्य जल की अपेक्षा अधिक संबंध होता है। भारी जल साधारण जल की अपेक्षा अधिक प्रभावी विलायक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, बस में खड़ा एक व्यक्ति खड़ा है और बस अचानक चलने लगती है। व्यक्ति के पीछे की ओर गिरने की प्रवृत्ति किसके कारण होती है? व्यक्ति के पीछे की ओर गिरने की प्रवृत्ति जड़त्व के कारण व्यक्ति के शेष शरीर का गति का विरोध करना होता है। जब एक मोटर कार तेज गति से मोड़ पर आती है तो व्यक्ति जाता है पीछे की ओर, आगे की ओर, ऊपर की ओर या साइड में। तो व्यक्ति मित्रों साइड में झुक जाता है। नेक्स्ट, शरीर पर
वजन किसके उत्पाद के बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान कारण, बल और द्रव्यमान, त्वरण और वेग। तो ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के कारण। यदि विस्थापन शून्य है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? सकारात्मक, शून्य, ऋणात्मक या अनंत? तो विस्थापन शून्य है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण होती है। नहीं। ये वह ऊर्जा जो पिंड में गति के कारण होती है। नहीं। गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो कौन सा सही है? केवल 3 सही है, ये दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, पानी से भरे कांच के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। यह किसके कारण? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या व्यतिकरण? तो पानी में रखा नींबू अपने आकार से बड़ा अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? लेंस की शक्ति का डायोप्टर में मापा जाता है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। फोकस दूरी व्युत्क्रम लेंस की शक्ति होती है। उत्तल लेंस की ऋणात्मक शक्ति होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पर मित्रों ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमतात्मक शक्ति होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंद्रधनुष के प्रकाश का विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष स्थिति सदैव सूर्य की ओर होती है। इंद्रधनुष सामान्यतः वर्षा के फुहारों के बाद बनते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो मित्रों यहाँ पर आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बात गलत है? प्रतिरोध भारत तार के सामग्री पर भी निर्भर करता है। कम प्रतिरोध वाला पदार्थ अच्छा चालक होता है। शून्य प्रतिरोध वाला एक खराब चालक होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो शून्य प्रतिरोध वाला एक खराब चालक होता है। विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। वह हमेशा डिवाइस के साथ होता है। समानांतर, श्रृंखला, समानांतर दोनों, उदासीन? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो सदैव श्रृंखला में जुड़े होते हैं। एक व्यक्ति सूर्य की ओर निर्देशित एक लेंस रखता है और इसके प्रकाश को कागज़ की एक शीट पर केंद्रित करता है। कागज़ जलने लगता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस व्यक्ति के पास था? तो व्यक्ति के पास जो लेंस था वो कौन सा है? वो मित्रों उत्तल लेंस था। नेक्स्ट, लीगो इंडिया को महाराष्ट्र की हिंगोली में स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह निम्नलिखित में से किस तरंग का पता लगाएगा? तो मित्रों लीगो जो है वो तरंग गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाएगा। किसका पता लगाएगा? गुरुत्वाकर्षण तरंगों का। ठीक है, अगर हम लीगो का फुल फॉर्म देखें तो मित्रों लीगो होता क्या है? वो होता है आपका लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेफ्थलीन की गोली समय के साथ बिना कोई ठोस छोड़े गायब हो जाती है। उपरोक्त कथन द्वारा निम्नलिखित में से किस परिघटना का वर्णन है? तो यदि हम बात करें तो ये परिघटना है आपकी ऊर्ध्वपातन। कौन सी परिघटना है? ऊर्ध्वपातन। केल्विन स्केल पर 25 डिग्री सेल्सियस का मान क्या है? 98 केल्विन, 48 केल्विन, 98.15 केल्विन, 75.5 केल्विन। तो 25 डिग्री का मान केल्विन में, तो फॉर्मूला होता है 25 डिग्री प्लस 273। कितना? 273.15। 273.15। तो 5 और 3 8, 7 2 9, यानी 298.15 केल्विन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूपर्पटी से प्राप्त अयस्क हमेशा शुद्ध होते हैं। अयस्कों की सांद्रता को अयस्क ड्रेसिंग के रूप में भी जानी जाती है। सभी अयस्क खनिज हैं जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 2 और 3 सही हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा गैस में द्रव कोलाइड का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से आपका कोहरा, मिस्ट, बादल
स्मॉग द्रव का नहीं है। उदाहरण, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरोसोल गैस के द्रव में कोलाइड हैं। द्रव में उपस्थित गैस का फोम कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। क्या हैं? सही हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कागज़ का जलना, बर्फ़ का पिघलना, बाष्पीकरण, टीन के डिब्बे को कुचलना। तो यहाँ पे यदि हम देखें कौन है तो वो है कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है? तो मिथाइल ऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सड़े हुए अंडे की गंध हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से आती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति में द्विपरमाणुक नहीं है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन। तो वो धातु है आपकी कौन सी? फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेकिंग पाउडर से सही संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। निम्नलिखित में से खोज का सही कालानुक्रम क्या है? नाभिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो यदि हम खोज के कालानुक्रम के बारे में बात करें तो ये है आपका सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खोजा गया था, फिर नाभिक खोजा गया था, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रति जड़ता को अनुभक्रियाशीलता के प्रति जड़ता का कारण नोबल गैसों का नाम रखा गया है? इनके बारे में गलत कथन पहचानिए। नोबल गैस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बड़े सकारात्मक होते हैं। नोबल गैसें पानी में कम घुलनशील हैं। नोबल गैसें गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। नोबल गैस कमज़ोर प्रक्षेपण को बल देती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे नोबल गैसों का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, ये बात गलत है। ये बात कैसी है? गलत है। बाकी सारी बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ड्यूटीरियम, ट्रीटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। संभारिक समान परमाणु क्रमांक और भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यही उल्टा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। किसी तत्व के समस्थानिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? समान भौतिक गुण, विभिन्न रासायनिक गुण, विभिन्न परमाणु संख्या, न्यूट्रॉनों की विभिन्न संख्या। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका न्यूट्रॉनों की विभिन्न संख्या के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। किसी गर्मी के दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान में पानी छिड़कते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्यों? संलयन से बड़ी ऊष्मा सतह को ठंडा रहने में मदद करती है। यह संघनन को बढ़ाता है। पानी के वाष्पीकरण की जुड़ी बड़ी गुप्त गर्म सतहों को ठंडा करने में मदद करता है। निम्नलिखित क्वथनांक को कम करता है। यह क्वथनांक को कम करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पानी के वाष्पीकरण की बड़ी गुप्त ऊष्मा करता है। निम्नलिखित मिश्रणों उपयोग की जाने वाली पृथक्करण तकनीकों पर विचार करें। सोडियम क्लोराइड, इसके पानी में घोल से उत्पादन, सही का मक्खन, बाष्पन, चाय पत्तियों का छानना, पानी में निलंबित बहुत महीन कणों को अलग अलग करने का निस्तारण कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उपयुक्त में से मित्रों आपके सोडियम और क्लोराइड और में घुले ऊर्ध्वपातन ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करके अलग किया जा सकता है? तो ये अगर हम बात करें तो पानी में इसके घोल को सोडियम क्लोराइड, फूलों या पंखुड़ियों के अर्क में विभिन्न रंग द्रव्य, पानी के से तेल और सोडियम क्लोराइड के में अमोनियम क्लोराइड के रूप में मिश्रण अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में को अधिक से अधिक प्रगतिशील से कम प्रतिक्रियाशील के संबंध में एल्युमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर सही होगा आपका बी ऑप्शन।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन का उपयोग ने किसकी खोज की? परमाणु विद्युत, परमाणु संघनन, धनात्मक, अपरिमाणात्मक, तटस्थ, परमाणिक। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर परमाणु के संघनन क्षेत्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक गैस का जलना, मनुष्य का श्वसन, वनस्पति पदार्थों में खाद्य का अपघटन, पौधों के प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की बात बिल्कुल सही हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, सही नहीं है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, इसका उदाहरण नहीं है। वाइट सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर ग्रे हो जाता है, इसका किसका उदाहरण है ये? तो ये मित्रों उदाहरण है आपका अपघटन प्रतिक्रिया का। ऑप्शन नंबर 96। जब एक मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमकदार ज्वाला के साथ जलता है, चमकदार ज्वाला के साथ जलता है तो सफ़ेद चूर्ण पदार्थ में बदल जाता है, सफ़ेद चूर्ण होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये मित्रों होता है आपका क्या? तो ये मित्रों होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। सफ़ेद कपड़े पर करी का दाग साबुन से रगड़ने पर लाल भूरे रंग में हो जाता है। उपरोक्त कथन में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? साबुन की अम्लीय प्रकृति करी में वर्णक होता है, साबुन के क्षारीय पानी दाग के साथ प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा? साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। एसिड आमतौर पर धातुओं के साथ नमक और गैस बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है जो एक पॉप ध्वनि के साथ जलता है। प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या जलवाष्प? तो वो गैस कौन सी निकलती है मित्रों? तो वो गैस निकलती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में ऊष्मा न तो अवशोषित होती है ना ही एक प्रणाली से द्वारा जारी की जाती है? समायतनी, समायतपीय और शीतोष्ण प्रक्रम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा होगा? तो ये मित्रों होगा आपका स्थिरोष्म प्रक्रम। विलयन के निम्नलिखित जोड़े संबंधित pH मान पर विचार करें। लाल, नील, नींबू और कॉफ़ी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा आपका क्या? ये होगा आपका B 3 और 4, यानी नींबू का रस सेहत से अधिक और कॉफ़ी का 7 से ज़्यादा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्या कह रहा है आपका? 101। निम्नलिखित में से कौन पर विचार कीजिए? भोजन से पहले लार का pH भोजन के बाद के लार के pH से अधिक होता है। नहीं, भोजन में बाद के pH के मान से अधिक ही होता है। सही है। दूध का खट्टा होने पर इसका pH मान कम हो जाता है। दूध का खट्टा होने पर इसका pH मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये भी बात सही है। मिट्टी का pH मान में वृद्धि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है? नहीं, मिट्टी की उर्वरता घटाती है। 1 और 2 सही हैं, यानी B ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचियों के बारे में स्थापित करें। टमाटर ऑक्सोलिक एसिड, नेटल डंक मेथनॉल एसिड, चीटी डंक एसिटिक अम्ल और खट्टा अम्ल दूध लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर मित्रों आपका केवल चीटी डंक एसिटिक एसिड यही सही सुमेलित है, गलत सुमेलित है सॉरी, और ये आपका 2 हो जाएगा। चीटी के डंक में अगर हम बात करें तो फार्मिक एसिड होता है। क्या होता है मित्रों? HOH, फार्मिक एसिड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 103। क्या कह रहा है? 103 ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है अपचायक के रूप में पानी के कीटाणुओं को मुक्त करने में, पेंट उद्योग में बेकिंग सोडा बनाने में। तो अपचायक का प्रयोग किया जाता है आपका पानी के कीटाणुओं को मुक्त करने में। किसमें? पानी के कीटाणुओं को मुक्त करने में। 104 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? पानी की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट में घुले हुए कारण होती है, जिसे मिलाकर हटाया जा सकता है। तो इसे किससे मिलाकर हटाया जा सकता है? इसे वॉशिंग सोडा से मिलाकर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है।
जब एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करता है तब समाधान है MgCl, NaCl, CaO, HCl। तो मित्रों इसका होगा आपका HCl। क्या होगा? HCl। एक कैल्शियम 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर के पत्र को लाल कर देता है। बिलियन की प्रकृति क्या होगी? बिलियन की प्रकृति क्या होगी? तो बिलियन की प्रकृति मित्रों अम्लीय होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो वो यौगिक है आपका मित्रों वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। एनोडाइजिंग की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु के संरक्षण में प्रतिरोध बनाया जा सकता है? एल्युमिनियम, लोहा, जिंक, कॉपर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर होगा आपका एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सोने सहित किसी भी धातु का घोल हो सकता है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। तो ये मित्रों होगा आपका सल्फ्यूरिक क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। सोल्डर जो एक मिश्र धातु है, इसका उपयोग विद्युत तारों में आपस में जोड़ने के काम किया जाता है। इसका उपयोग सीसा, तांबा, कॉपर, जिंक, टिन और मैग्नीशियम, सीसा और जस्ता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर टिन और सीसा सही होगा। पेय पदार्थों के बारे में कैन के अंदर जिंक की ओर नहीं बल्कि टिन के पदार्थ होते हैं, क्योंकि जिंक खाद्य ग्रेड है। टिन को लेकर लैब के लिए विरुद्ध रूप में लगाया गया जा सकता है। टिन की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा? टिन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक एसिड के बारे में गलत है? तो निम्नलिखित में से एसिटिक एसिड के बारे में जो गलत है वो है आपका, इसमें 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ठीक है। ग्रेफाइट हीरा हाइड्रोजन का प्ररूप है। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत कम दबाव और तापमान लगाकर उच्च द्रव कार्बन से कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है। तो सही कूट 1 और 3, 2 और 4, 1 और 4, 2 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो केवल 1 और 3 हमारे सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कभी कभी घरों में खाना बनाते समय बर्तनों की तली में कालिक जैसा काला पदार्थ हो जाता है। इसमें कौन सा पदार्थ उपयोग में सही है? ईंधन का संतृप्त हाइड्रोजन होते हैं। धातुओं के बर्तन खराब हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं। बर्तन के आधार प्रकृति अम्लीय है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो होगी बर्तन में असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त कार्बन यौगिक। नेक्स्ट है टीचर आयोडीन नमक का सिरप और कई टॉनिक जैसी दवाओं में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मेथनॉल, प्रोपोनॉल, डेकोनॉल, एथेनॉल। तो यदि हम बात करें इसमें प्रयोग इथेनॉल का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिसेल्स के सबसे अच्छा वर्णन है? यह एक फ्लोरिंग एजेंट है। यह सुगंधित यौगिक है जिसका उपयोग परफ्यूम में किया जा सकता है। यह गंदगी को साफ करने के लिए साबुन के परमाणु द्वारा बनाई गई संरचना है। इसका उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका उपयोग गंदगी को साफ करने के लिए साबुन के द्वारा बनाई जाती है। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। ट्रिक डेवराइनर, आवर सारणी, न्यूजीलैंड, अष्टक, मेडेलिव। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर आपका 2 और 3 सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित सूची पर विचार करें। NaOH का संतृप्त विलयन, मानव रक्त, जठर रस, मानव रस, संदृत HCl और सिरका। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या होगा? तो ये होगा आपका केवल एक NaOH संतृप्त विलयन। pH मान सबसे अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक जहरीली है। अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन की अवरुद्ध कर देती है और यह
उपरोक्त कथन किस गैस का वर्णन करता है? तो उपरोक्त कथन मित्रों करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन टाइटेनियम ऑक्सीजन है, यह मुख्य रूप से समताप मंडल में मौजूद है। भूतल ओजोन परत क्या है? यह ओजोन परत पर संरक्षण के लिए फ्रिंज के अनुकूल हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ऑप्शन होगा आपका 1 और 2 सही, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दांतों के इस्तेमाल में अधिक कठोर बना देता है? ऑक्सीजन, लोहा और मैग्नीशियम। तो दांतों को अधिक कठोर बनाते हैं कौन? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है दांतों को मजबूत जो बनाए जाते हैं वो बनते हैं किसके कारण? फ्लोरीन एसिड के कारण। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ब्लूज बेबी सिंड्रोम के रूप में जाना जाने वाला रोग किसके अधिक अंतर्ग्रहण के कारण होता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, हैलाडाइस या नाइट्रेट। तो ब्लू सिंड्रोम ये होता है आपका नाइट्रेट के कारण, अधिकता के कारण। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1, 2, 3। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखो जरा सूची 1 सूची 2 से। तो अगर हम बात करें, पोटेशियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के तापमान में भी तरल रहता है। कॉपर नम वायु में संपर्क में हरित हो जाता है। लोहा नम, यानी 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नीचे दिए गए 2 कथन हैं और इनके बारे में बताना है। जरा कथन सुनो। एस्पिरिन और पैरासीटामोल मादक दर्दनाशक दवाओं का वर्ग संबंधित है। मॉर्फिन और हेरोइन गैस मादक दर्दनाशक है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए विकल्प में से सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर की बात करें तो ये होगा आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है हमारे? गलत हैं। यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। सामान्यतः धातु ऑक्साइड के घुलनशील होती हैं। सोडियम ऑक्साइड में पोटेशियम ऑक्साइड में घुलनशील है क्योंकि पोटेशियम सोडियम धातु है, ये गलत है। धात्विक ऑक्सीडाइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है, ये बात सही है। पहली और तीसरी सही, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का उपयोग करके सर्जरी के दौरान संवेदनहारी के रूप में किया जा सकता है? क्लोरोक्वीन, हेलोथेन, क्लोरोरेम्फेनिको, डाइक्लोफेनॉक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा होगा? हेलोथेन, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिकों के सही हैं? अधिकांश कार्बन यौगिक बिजली के अच्छे संवाहक हैं। अधिकांश कार्बन विद्युत के कुचालक हैं। कार्बन यौगिक अणुओं के बीच आकर्षण बल का बहुत प्रबल होता है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन बी हमारा होगा। नेक्स्ट, इस पहली हैलोजन यौगिकों को एक बार सर्जरी के सामान्य संवेदनाहारी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसे ईथर जैसे कम विषैले सुरक्षित एनेस्थेटिक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। उपरोक्त कथन पर विचार कीजिए जिसे यौगिक का वर्णन किया जा सके। तो इस यौगिक को कहा जाता है आपका क्या? मेथिल ट्राइक्लोफ्लोरोथेन और क्लोरोफॉर्म, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नेबोलैक पेंट्स, बेकेलाइट, इलेक्ट्रिक बटन, मेलामेट, ना टूटने वाली क्रॉकरी, टेरेलिन, सुरक्षित हेलमेट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर नरम होता है और वैल्कनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा कठोर और प्रतिरोधक बनाया जाता है। वैल्कनाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान रबड़ के इस्तेमाल को साथ गर्म किया जाता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो वो कौन सी गैस है? सल्फर के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विलयन की गैस के उदाहरण है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, नाइट्रोजन गैस का कपूर, तांबे सोने का घुलना, एथिलोन का जल में घुलना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा होगा? नाइट्रोजन गैस का कपूर में रखना। जलीय जीव जैसे मछली आदि गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अपेक्षा सहज रहती है। क्यों रहती है? तापमान वृद्धि के कारण गैसों की विलेयता घट जाती है? नहीं। तापमान वृद्धि के साथ गैसों की घुलनशीलता बढ़ जाती है? नहीं। गैसों की घुलनशीलता तापमान की कमी के साथ बढ़ती है। ऑप्शन सी हमारी
सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्या कह रहा है 133? निम्नलिखित में से कौन गैस स्कूबा गोताखोरों के टैंक से भरी जाती है ताकि इसका प्रकार भी अघातकता से बचा सके? तो इसे हेलियम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था का आधार है? परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या और परमाणु। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है परमाणु संख्या। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन से कैल्सिनेशन प्रक्रिया के लिए गलत हैं? इनका उपयोग कार्बोनेट अयस्कों के ऑक्साइड के बदलने में किया जाता है। कार्बोनेट की वायु की सीमित उपस्थिति की प्रबलता से गर्म करके किया जाता है। उपयोग सल्फाइड अयस्कों के ऑक्साइड के बदलने के लिए किया जाता है। ए और सी दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका उपयोग सल्फाइड अयस्कों ऑक्साइडों के बदलने के लिए किया जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ब्रोमीन ही एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल है। सोडियम अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। लिथियम बेरिलियम जैसी क्षार धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। गैलीलियम सीजियम का गलनांक बहुत अधिक होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन गलत होंगे, तो उपरोक्त में से आपका कथन लिथियम बेरिलियम क्षार धातुओं काटा जा सकता है, ये गलत है। गैलीलियो और सीजियम का गलनांक बहुत अधिक होता है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निम्न कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है और हाथ में रखने पर पिघलने लगती हैं। तो यदि हम ऐसी धातुओं के बारे में बात करें तो वो गैलियम और सीजियम होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का बंध क्रम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का बंध क्रम के बारे में यदि हम बात करें तो वो त्रिबंधीय है। एंटीसेप्टिक एजेंट कीटाणुनाशक से भिन्न होते हैं क्योंकि एंटीसेप्टिक एजेंट जीवित ऊतक के लिए गैर विषैले होते हैं। एजेंट कमरे के तापमान पर प्रभावी होते हैं। कीटाणुनाशक समय के एक छोटे से जोखिम की आवश्यकता होती है। जैविक सामग्री की उपस्थिति में नाशक सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से एजेंट जीवित ऊतक के विषैले होते हैं? ए सही होगा ऑप्शन। डेटॉल किसका मिश्रण है? क्लोरोएक्सोनॉल मेथनॉल का, क्लोरो एक्सोल और टेप्रोनॉल का, फिनॉल और आयोडीन का, टेफ्लॉन और बेथेनॉल का। तो अगर हम बात करें तो ये है क्लोरोक्सिनॉल और टेरिपेनॉल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र है? सूखे बुझे चूने के ऊपर से शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करना, बिना बुझे चूने पर NaCl की क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोजनीकरण, जिप्सम के उपयोग ऊपर शुष्क बर्फ का क्रिस्टलीकरण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सूखे बूझे चूने शुष्क क्लोरीन की गैस प्रवाहित करना, ये ऑप्शन सही होगा। कुछ धातु ऑक्साइड, एसिड और क्षार दोनों प्रकार के अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। इन्हें अभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ZnO, Na2O, Al2O3 या D, A और C दोनों। तो यहाँ पर ये बात करें तो Na2 को छोड़कर ये दोनों आपकी ऑक्साइड हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? पॉलीमाइड, सिलिकॉन, ट्राइक्लोसोन या क्यूनोन या ट्यूरोनोन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा आपका ट्राइक्लोसेन। नेक्स्ट चलते हैं 144 पर। धातुओं का निष्कर्षण के समय सल्फाइड अयस्कों के अतिरिक्त वायु की उपस्थिति प्रबलता के गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो मित्रों इस प्रक्रिया को कहा जाता है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, विद्युत अपघटन या अपापचयी। तो मित्रों इस प्रक्रिया को रोस्टिंग कहा जाता है। किसकी उपस्थिति में? वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण के मामले में संतृप्त हाइड्रोजन की संतृप्त कार्बन में परिवर्तित किया जा सकता है। निकेल उत्प्रेरक, ऑक्सीजाइनर, ईथर, रेड्यूसर, मैग्नीसाइड, धात्विक आयरन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा आपका निकेल उत्प्रेरक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊर्ध्वपातन ठोसों को सीधे गैसों में रूपांतरण करता है, बिल्कुल बात सही है। वाष्पन गुप्त ऊष्मा के गैसों के द्रवों में बदल देता है, ये भी बात सही है। संलयन गुप्त ऊष्मा ठोस द्रव में बदल देती है। वाष्पीकरण का शीतलन प्रभाव है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करें वाष्पन गुप्त ऊष्मा को द्रवों में बदल देता है, ये कथन गलत है। बाकी ये तीनों कथन सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत होगा।
निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। अपमार्जक कठोर जल का झाग देते हैं। नहाने के साबुन उच्च बसीय अम्ल में सोडियम लवण का मिश्रण होता है। अपमार्जक का उपयोग केवल मृदु जल में किया जाता है, जबकि साबुन का उपयोग मृदु और कठोर दोनों में किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कूट सही वाक्य है? पहला छोड़ ये दोनों क्या हैं? गलत हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका उदाहरण है ठोस में तरलता का। समस्थानिकों के संबंधित उपयोगों में निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। तो ये अगर हम सूचियों पर विचार करें तो मित्रों क्या होगा? ये है आपका यूरेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन, परमाणु ईंधन, गैटीय उपचार और कैंसर के इलाज में। तो कौन सा सही सुमेलित है? यूरेनियम परमाणु ईंधन है, कोबाल्ट गोइटर, कोबाल्ट है आपका कैंसर के में, आयोडीन है गोइटर में। तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, एक सही सुमेलित है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। हेयर सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लरों में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर आधारित, फास्फोरस आधारित, सिलिकॉन आधारित, लोहा आधारित। तो सल्फर आधारित किया जाता है। तो ये है आपका परफेक्शन आईएएस संस्थान का मित्रों मॉडल टेस्ट संख्या 4। तो ये जो मॉडल टेस्ट संख्या 4 है मित्रों, ये हम लोगों ने देखा और इसको सॉल्व किया। ये साइंस पर बेस्ड है, वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। नेक्स्ट पेपर भी आपके अपलोड किए जाएंगे आस्था संस्थान के, दृष्टि संस्थान के, ध्येय के और फिजिक्स वाला के। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और शीघ्र ही हम लोग टॉपिक वाइज भी सिलेबस लेके आ रहे हैं। तब तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय हिंद।